खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मद्यपान, रहीमन छिपाए ना छिपे, जाने सकल जहान। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी बातें जो हैं, ये कितना ही प्रयास हम करें छिपाने का, ये छिपती नहीं है। रुद्रा क्लासेस में एक बार फिर से मैं रविंद्र वशिष्ठ आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि नेताजी का चश्मा पाठ 10 के आधार पर हम कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे। रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। आपको पता है कि अलग अलग पात्र हैं नेताजी का चश्मा कहानी में। तो पहला प्रश्न है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो उनके इस कार्य से उनके व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता उभरती है, आइए जानते हैं। हालदार साहब के मन में देशभक्तों के प्रति आदर और सम्मान की भावना थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखकर और प्रबल हो उठती थी। जब हम देशभक्तों की गाथाएं सुनते हैं तो हमारे खून में भी उबाल आ जाता है। तो इसी प्रकार हालदार साहब जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उस कस्बे के चौराहे पर देखते थे तो उनमें देशभक्ति की भावना और प्रबल हो उठती थी। नेताजी के त्याग और बलिदान से हालदार साहब के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा थी, इसलिए जब भी वे चौराहे से गुजरते तो अनायास ही उनकी दृष्टि नेताजी की मूर्ति की ओर चली जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इसका उत्तर आपको आता होगा। चलिए शुरू करते हैं। पान वाला अक्सर कैप्टन चश्मे वाले का उपहास करता था। पान वाले को कैप्टन द्वारा मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कैप्टन की मृत्यु पर वह भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गईं और गला भर आया। पान वाले को कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु पर दुख था। अपना सिर झुकाकर पान वाला कैप्टन के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए पश्चाताप कर रहा था। तो उपरोक्त पंक्ति में कहा गया है कि पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो ये सभी जो बातें हैं ये उसके विचारों को, उसके भावों को प्रकट करती हैं। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, इसका क्या कारण था? कैप्टन के मन में देश प्रेम की भावना थी। वह देशभक्तों के प्रति अपार श्रद्धा व सम्मान का भाव रखता था। देश की नेताजी की प्रतिमा को बिना चश्मे के देखना उसे आहत करता था, दुखी करता था, परेशान करता था। इसी कारण कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में एक बात सभी में सामान्य है, एक जैसी है कि कैप्टन और हालदार साहब के मन में देशभक्तों के प्रति और देश के प्रति आदर सम्मान का, प्रेम का भाव था, भक्ति थी। अगला प्रश्न देखिए। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। कैप्टन शब्द हर किसी के मन में एक सैनिक की छवि उत्पन्न करता है, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ व प्रभावशाली होता है। हालदार साहब के मन में भी कैप्टन चश्मे वाले की वही छवि उत्पन्न हुई। हालदार साहब सोचने लगे कि अवश्य ही कैप्टन एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा और आज़ाद हिंद फौज का कोई पूर्व सिपाही होगा। इस प्रकार हालदार साहब के मन में कैप्टन की उपरोक्त छवि उत्पन्न हुई, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। कैप्टन चश्मे वाला एक वृद्ध व अपंग व्यक्ति था, जो चश्मे बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। प्यारे बच्चों, सरल भाषा में आपको यहाँ समझाया गया है। ये पंक्ति आपको पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिए ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है।
इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध और महापुरुषों की मूर्तियां लगाने की परंपरा पूरे विश्व में रही है। कस्बों चौराहों पर मूर्तियां लगाने के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। प्रथम बिंदु है, महापुरुषों की मूर्तियां देखकर उनके द्वारा किए गए महान कार्य याद आने लगते हैं और जैसे ही कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। जैसे त्याग और बलिदान महापुरुषों ने अपने देश के प्रति किए, वैसा ही करने की प्रेरणा नौजवानों में उत्पन्न होती है। महापुरुषों की प्रतिमाओं से हमें अपने देश की सभ्यता, संस्कृति एवं गौरवमयी इतिहास का बोध होता है। हमारा देश विश्व में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का देश है, गौरवमयी देश है। मिट गए यूनानो रोमा मिस्र जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, भारत की सभ्यता और संस्कृति निश्चय ही एक गौरवमयी इतिहास को लिए हुए है। जब हम महापुरुषों की प्रतिमाओं को देखते हैं तो उनका त्याग और बलिदान हमें याद आने लगता है। प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रतिमा देखकर युवा पीढ़ी में अपने देश के प्रति त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न होती है। युवा पीढ़ी व समाज के लोग महापुरुषों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये सभी जो उद्देश्य है वो चौराहों पर मूर्तियां लगाने के हैं। अगला देखिए, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? देखिए, आपकी पुस्तकों में जो उदाहरण दिया गया है यही दिया गया है, लेकिन उस व्यक्तित्व को, उसके गुणों को और प्रभावशाली रूप से हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं अपनी भाषा में। हम अपने क्षेत्र में आदरणीय आचार्य चाणक्य की प्रतिमा स्थापित करवाना चाहेंगे, जो राष्ट्रीय एकता के मुख्य आधार स्तंभ थे। आपने चाणक्य की कहानी कथा सुनी होगी, टीवी में देखी होगी। एक कुशल आचार्य होने के साथ साथ चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीति की योजनाएं बनाने में वे पारंगत थे। अपनी योजनाओं व संकल्प के बल पर पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। आचार्य चाणक्य कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी भी थे। उनसे प्रेरणा लेकर हम अपने देश को राष्ट्र विरोधी ताकतों से बचा सकते हैं। अतः हम अपने क्षेत्र में आचार्य चाणक्य की प्रतिमा स्थापित करवाना चाहेंगे। चाणक्य का दूसरा नाम आपको पता है विद्यार्थियों, पूछा जा सकता है, आप लिख भी सकते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। कई जगह पर इन नामों का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न में आवश्यक नहीं कि आप चाणक्य की प्रतिमा के बारे में चर्चा करें, आपको जो भी महापुरुष अच्छे लगते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। स्थापित की गई प्रतिमा के प्रति प्रत्येक नागरिक का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वह उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। प्रतिमा से संबंधित विशेष अवसरों पर, यानी उस प्रतिमा, उस व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर, उनकी बलिदान दिवस पर, विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे लोग उन महापुरुषों के बारे में जान सकें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा की समय समय पर देखरेख करनी चाहिए ताकि प्रतिमा को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। ऐसा करने से समाज में महापुरुषों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी और लोग उन महापुरुषों को अपना आदर्श मानकर देश सेवा में अपना योगदान देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने समाचार पत्रों में कई बार पढ़ा है कि किसी चौक विशेष पर किसी विशेष महापुरुष की प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कई बार प्रतिमा को खंडित कर दिया जाता है। कई बार प्रतिमा में अगर चश्मा किसी ने पहना है या तलवार किसी वीर ने ली है तो वो तलवार चोरी हो जाती है, चश्मा चोरी हो जाता है। तो ये निंदनीय है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और जो ऐसा करता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रतिमा के प्रति हमारे ये सारे दायित्व होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण, अपने जीवन जगत से जुड़े
ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप आज देख रहे हैं चारों ओर कैसा वातावरण है। कोरोना महामारी फैली हुई है और जब भी कोई भी महामारी फैलती है तो जो समाज के सज्जन पुरुष हैं, जो समाज के भद्र लोग हैं, वो जन कल्याण में जुट जाते हैं। भले वो देश की सीमा पर नहीं है एक सैनिक के रूप में, लेकिन वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज सेवा में जुट जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम अपने शब्दों में दें, आप समझ कर दें, तो उससे बेहतरीन उत्तर नहीं हो सकता। आइए शुरू करते हैं इसका उत्तर। निम्नलिखित कार्यों से देश के नागरिक देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी, अध्यापक, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, किसी व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति, राजनीतिज्ञ या किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। वह भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये, और यही कार्य आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और भ्रष्टाचार से दूर होना चाहिए। देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियों, तालाबों, वनों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को रोककर भी हम अपने देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं। यदि हम पेड़ लगा नहीं सकते तो हमें पेड़ काटने का कोई अधिकार नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से देश आर्थिक रूप से कमजोर होता है। आप देखते हैं आए दिन देश में कहीं ना कहीं दंगे होते रहते हैं, बसों को जला दिया जाता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार देश जो है आर्थिक रूप से भी कमजोर होता है और देश में अराजकता फैलती है। देश विरोधी ताकतों का विरोध करना चाहिए ताकि देश की सामाजिक व्यवस्था को नुकसान न हो। इस प्रकार हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए भी देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। अब जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं बात कर रहा था वो आपके सामने है। पहला प्रश्न है, फेरी वाले हमारे दिन प्रतिदिन की बहुत सी जरूरतों को आसान बना देते हैं। फेरी वालों के योगदान व उनकी समस्याओं पर अपने विचार लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के कारण सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आप देखते हैं अपनी गलियों में सब्जी वाले या दूसरी चीज़ें बेचने वाले लोग जो हैं आते रहते हैं। तो यदि वो हमारे पास न आए, खाद्य सामग्री उपलब्ध न करवाएं, तो हमारा जीवन जो है वो चुनौतियों से परिपूर्ण हो जाएगा। तो जो फेरी वाले हैं वो भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इन फेरी वालों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न 1 के उत्तर को आप और विस्तार से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चश्मे वाले के परिप्रेक्ष्य में पाठ से जोड़कर ये आपको प्रश्न का उत्तर देना है। जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें दूसरे उदाहरण जोड़ेंगे, लेकिन पाठ में आए संदर्भों को भी आप जोड़ेंगे। दिव्यांगों के प्रति आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए? चश्मे वाले को आधार मानते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो दिव्यांग के प्रति सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। किसी दिव्यांग को देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थी, आपको पता है ओलंपिक में कितने महान खिलाड़ी भारत ने और पूरे विश्व ने दिए हैं। तो उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर बहुत कुछ करके दिखाया है। तो दिव्यांगों के प्रति हमारे कर्तव्य अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। स्थानीय शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार व दूसरे कलाकारों का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान होता है? उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये तीनों ही जो प्रश्न है ये इस बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में फेरी वाले, स्थानीय शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार या दूसरे जो कलाकार हैं वो बहुत सी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन जी रहे हैं। उनकी जो आजीविका है वो खतरे में पड़ गई है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो उनके प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, यही ये प्रश्न उठाता है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम उनके प्रति सबसे पहले सहयोगात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए।
हो सके तो उनकी आर्थिक सहायता भी की जानी चाहिए। तो इस प्रकार ये सारे रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने प्रयास किया है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ जाएं, और मैं चाहता हूं कि इस तरह मैं आगे भी अगले पाठों के जो प्रश्न उत्तर हैं और व्याख्या है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। इसलिए आप मेरे चैनल को, मेरा तो नहीं कहूँगा, आप लोगों का ही है, आप लोगों के काम आएगा ये। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संप्रेषित करें इसे, और लाइक के बटन दबाएं। ज़्यादा जो संवाद आजकल यूट्यूब पर बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कैसे बोल लेते हैं। तो जो भी उसमें विकल्प होते हैं सब्सक्राइब करने का या लाइक करने का या कमेंट करने का, वो सारे आप कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो सके। तब तक के लिए मैं रविंद्र वशिष्ठ आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।